अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बाकी रिमेनिंग चीज़ें इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, लॉर्ड रदरफोर्ड ने की 1911 के अंदर की। किस तरह की, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट से की। गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट्स होने के वक्त जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन को डिस्कवर किया। अब ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थी कैसे हुई, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वजह से हुई। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था, जिसमें रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो इसका मॉडल था, इसने अपने मॉडल की बेस बनाया था। किस चीज को बेस बनाया था? इसने अपने मॉडल की बेस बनाया क्लासिकल थ्योरी को। ठीक है, इसने कहा कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो मेरे मॉडल की क्या है, वो बेस है। ठीक है, जिसके अंदर इसने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, उसकी बेस क्या थी? क्लासिकल थ्योरी थी। अब क्लासिकल थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एनर्जी। और वो एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज करता है, मुसलसल रिलीज करता रहता है। ठीक है, ये क्या है? क्लासिकल थ्योरी। एक एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो रिलीज कर रहा है कंटिन्यूसली एनर्जी, इसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी? तो याद रखना है, एटम के न्यूक्लियस, एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, आपको पता है कि अगर हम एक एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उस एटम के जो शेल्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये बात है क्या? गलत है। क्लासिकल थ्योरी क्या है? गलत है। इलेक्ट्रॉन कभी भी मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करता। लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल की बेस बना लिया क्लासिकल थ्योरी को, और क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, इसकी वजह से इसके मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो गए। उन डिफेक्ट्स को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस जो है वो कहां पर मौजूद है? न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद है। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। इसके अलावा न्यूक्लियस क्या है? बहुत ज्यादा डेंस है और हार्ड है, सख्त है। ठीक है, इसके अलावा इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहां पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात भी हमें जो है रदरफोर्ड ने बता दी। ठीक है, इसके अलावा इसने बेटा ये कहा कि एक्सेप्ट, सिवाय किसके? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सिवाय जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो दोनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इनको बेटा हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है, इनको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दो फंडामेंटल पार्टिकल न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सिवाय। अब इसके मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे, ठीक है, जो गलतियां थी, वो डिफेक्ट्स आप लोगों ने बेटा याद रखने हैं। अब इसने अपने मॉडल की बुनियाद किसको बनाया था? क्लासिकल थ्योरी को। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर तो इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, अगर हम यहाँ पर एक एटम बनाते हैं, सपोज करें ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल है, ये हमारे पास तीसरा शेल है, ये हम लोग ने एक एटम की स्ट्रक्चर बना ली। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, ठीक है, आपको पता है कोई भी चीज है उसके अंदर अगर मुसलसल उसके अंदर एनर्जी मौजूद है और वो एनर्जी को मुसलसल यूज कर रही है, रिलीज कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी, कम होती जाएगी। तो जैसे मेरे अंदर एनर्जी मौजूद है, मैंने खाना शाना खाया हुआ है, कोई भी चीज है, तो मैं ये यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी को यूज कर रहा हूँ, एनर्जी को रिलीज कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, तो मुझे फिर से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। अब जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो कोई भी शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होती है। मतलब इस शेल की एनर्जी सबसे हाई है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम, जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो एक वक्त आएगा कि इसकी एनर्जी कम होगी, ये इस शेल में आ जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा अंदर वाले शेल की तरफ। ठीक है, जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, तो क्लासिकल थ्योरी अगेन वही कहेगी कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो यहाँ पर आके भी ये एनर्जी खारिज कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाले शेल में गिर जाएगा। इस तरह आखिरकार वो कहाँ पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी
इफ इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली तो एक वक्त आएगा वो कहां पर गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फॉल कर जाएगा कहाँ के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और अगर न्यूक्लियस के अंदर वो फॉल करता है तो एटम क्या करेगा, एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम तबाह हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आके न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेंगे। और अगर एटम कोलैप्स होता है तो दुनिया की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है। तो ये बात क्या है, ये गलत है, ये इसके अंदर क्या था, डिफेक्ट था। अब क्लासिकल थ्योरी क्योंकि कह ही ये रही है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, तो अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो एक वक्त आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और लेकिन न्यूक्लियस वो में गिरता नहीं है। ठीक है, ये इसका पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो उसे एनर्जी का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, उसे एनर्जी का क्या बनाना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए एनर्जी का, बेटा उसे क्या बनाना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन हकीकत में जो फैक्ट है वो कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कभी भी नहीं बनता। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है। अगर हम एक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सपोज करें ये हमारे पास एक एरिया है, ये स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जो आपको ये डार्क लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाइट एरिया है मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता तो यहाँ पर ये मुसलसल जो है लाइट वाला एरिया है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे अगर हम एक एनर्जी सेवर या एक एलईडी बल्ब को ऑन करके रखें तो पूरे कमरे में कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है रिलीज वो कर रहा होता है और लाइट मौजूद होती है। ठीक है, अब लाइट मौजूद है मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन एटम जो है वो कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता तो सारे एरिया के अंदर लाइट नजर आती, हमें ये स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज हो रही है और सारा व्हाइट एरिया सारी एनर्जी जो है निकल रही है, एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, एनर्जी बेसिकली जो है लाइट की फॉर्म में हम कहते हैं कि वो शो हो रही है। लेकिन हकीकत में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब कि कभी एनर्जी रिलीज होती है कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती, या कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कभी नहीं होती। यहाँ पर जो आपको डार्क लाइन नजर आती है उसका मतलब क्या है, एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। व्हाइट एरिया मतलब एनर्जी के अंदर कोई चेंज आया है, एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। फिर जाके यहाँ पर जो है डार्क लाइन आ गई मतलब एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, फिर एनर्जी के अंदर कोई चेंज आया, फिर डार्क लाइन आ गई मतलब एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो हकीकत में कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, जब उसने अपने मॉडल की बुनियाद क्लासिकल थ्योरी को बना लिया तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, तो अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो एक वक्त आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन हकीकत में गिरता नहीं है, ये पहला डिफेक्ट। और दूसरा, अगर वो एनर्जी मुसलसल खारिज करता है तो उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, तो ये दूसरा डिफेक्ट। इन दोनों डिफेक्ट्स को देखते हुए आगे एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था नील बोहर, उसने जो है एक नया एटम का मॉडल पेश किया, बोहर एटॉमिक मॉडल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इस टॉपिक में आप लोगों ने ये दो डिफेक्ट याद रखने हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी क्या है, क्लासिकल थ्योरी के बारे में याद रखेंगे। थैंक यू।